रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, उत्तर प्रदेश लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा। यूपी विधानसभा चुनावों को देखते हुए सरगर्मियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। यूपी फतेह करने के लिए पीएम मोदी ने आज एक बार फिर उत्तर प्रदेश की धरती को नमन किया। इस बार दिल्ली से निकलकर उनकी मंजिल थी संसदीय क्षेत्र वाराणसी। 10 दिनों में उनका ये दूसरा काशी दौरा है। आज वादों और इरादों की नई फेहरिस्त लेकर वो एक बार फिर से भोलेनाथ के दरबार में हाजिर हुए और दिव्य काशी भव्य काशी के अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए पीएम मोदी ने आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रफ्तार दी। काशी में पीएम मोदी ने कुल 2100 करोड़ की 27 योजनाओं की सौगात लोगों को दी। जिस तरह से यूपी में सौगातों का दौर चल रहा है और सभी पार्टियां अपना वोट बैंक साधने में लगी हुई हैं, इस सबसे कैसे यूपी में सियासी माहौल बन रहा है और चुनावों के नजदीक आने के साथ ही आगे अभी और क्या राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं, इन सभी बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ चर्चा में मौजूद रहेंगे हमारे पॉलिटिकल एडिटर संजीव कपासिया जी, साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद रहेंगे बीजेपी प्रवक्ता कंचन द्विवेदी, सपा प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद रहेंगी कंचन द्विवेदी हमारे साथ मौजूद रहेंगी, साथ ही साथ सपा प्रवक्ता आलोक कुमार हमारे साथ मौजूद रहेंगे और वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा से भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे पॉलिटिकल एडिटर संजीव कपासिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करना चाहूंगी। संजीव कपासिया जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी श्वेता, बिल्कुल जी, धन्यवाद श्वेता। उत्तर प्रदेश के जहां सियासी दल 2022 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों में मशगूल है, वही चुनाव आयोग भी अब चुनावों की तारीखों के ऐलान के लिए बैठक करने जा रहा है। बिल्कुल 28 और 29 दिसंबर को सुशील चंद्रा जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो राजधानी लखनऊ में होंगे और रूपरेखा तय की जाएगी कि कब उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लगाई जाए, कब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो। सबसे पहले हम चलना चाहेंगे, मनोज मिश्रा जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। मनोज जी, आपका स्वागत है। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों का आगाज कब से शुरू होगा? आचार संहिता कब लग जाएगी? 28 और 29 दिसंबर को बड़ी बैठक है, क्या समझते हैं आप पूरी चीजों को लेकर? मनोज जी हमारे साथ जी, शायद मनोज जी से हमारा मनोज जी अभी नहीं जुड़े हैं। संजीव कपासिया जी अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। आलोक कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ कंचन द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल, कंचन जी के पास चलते हैं। कंचन जी, 2022 के विधानसभा चुनाव होने हैं और आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को लेकर पूरी तैयारियां की हैं। देश के प्रधानमंत्री हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, या फिर उत्तर प्रदेश में आपका भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में सियासी गतिविधियों में लिप्त है। आपको क्या लगता है कि अब चुनाव आयोग 28 और 29 दिसंबर को बैठक करने जा रहा है, उत्तर प्रदेश में कब चुनाव होने जा रहे हैं? जी, चुनाव की पूरी तैयारी चल रही है। जैसा कि पूरा उत्तर प्रदेश जान रहा है, पूरा देश जान रहा है, 5 प्रदेशों में चुनाव होने हैं और जिस प्रकार से तैयारियां चल रही हैं वो बेशक सभी को मालूम है। सब सारी पार्टियां अपने अपने हिसाब से प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं और आचार संहिता लगने में अभी वक्त है। तो चुनावी प्रक्रिया वो अपनी एजेंसी का काम है, वो उनका सिस्टम है कि वो कब उसको चयन करते हैं, कब उनका ऐलान करते हैं, वो उनके हिसाब से होगा। बाकी हम अपनी तैयारी पूरी कर रहे हैं। जैसा कि हम 5 से या फिर मैं कहूँ 7 सालों से हम लोग हर पल विकास के कामों में जुड़े हुए हैं। हमारी जनता, हमारे यहाँ के जो लोग हैं, उत्तर प्रदेश के किसी भी प्रकार से, भले ही बेशक हमारे यहाँ पर कोरोना रहा, लेकिन कोरोना काल जो 2.5 साल हम लोगों के बर्बाद हुए, उसके तहत भी हम लोगों ने पूर्ण तरीके से जो पूर्ववर्ती सरकारों ने विकास नहीं किया, हम लोग उसमें पुरजोर विकास करने के लिए। कंचन जी, कोरोना काल की बात करें तो उत्तर प्रदेश में खासतौर से सेकेंड वेव के दौरान जो दंश झेला, आपने देखा कि हजारों लोगों की मौतें हुई, आपकी सरकार पर मिसमैनेजमेंट के आरोप लगे। अब चुनाव बहुत नजदीक है और उत्तर प्रदेश में जो लाखों की भीड़ चुनावी रैलियों में आ रही है। आज ही आप देखिए कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव कोरोना पॉजिटिव हो गई, उनकी बेटी कोरोना पॉजिटिव है। जिस तरीके से कोरोना उत्तर प्रदेश में पैर पसार रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि
इस तरीके की गतिविधियों पर लगाम लगाने की जरूरत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोगों की सुरक्षा और जीवन मुझे लगता है कि चुनाव से ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या इस पर कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार विचार कर रही है? जी जी संजय जी, बात ये है ना कि अखिलेश जी की बात करें तो वो तो हमेशा से विरोध में ही रहे हैं कि कोरोना को का आपको वैक्सीन नहीं लगवानी है। उन्होंने तो कितना ज्यादा विरोध किया था कि नहीं, ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, इसको नहीं लगवाना चाहिए। लेकिन देश की जनता ने मोदी जी पर विश्वास किया, आदरणीय योगी जी पर विश्वास किया और उन्होंने इतनी पूर्ण बहुमत के साथ में वैक्सीन को भी लिया, जिससे कि पूरा देश सुरक्षित है। और बात करें मौतों की, तो इसके लिए बहुत खेद है। ये सभी को, किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि हमारे जनता की किसी भी प्रकार से मौत हो, मृत्यु हो। लेकिन इसके विषय में तो पूरा विश्व जानता है। विश्व में और भी ज्यादा जो देश हैं वो हमसे ज्यादा। जी संजीव जी, आलोक कुमार जी कुछ कहना चाहते हैं इस पर। आलोक कुमार जी कुछ कहना चाहते हैं जी, क्या कहेंगे आलोक जी? आलोक जी, आज जो डिम्पल यादव कोरोना पॉजिटिव हुई है, सत्ता पक्ष और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर उस तरीके के आरोप नहीं लगा पाता यदि आपने कोरोना वैक्सीन पर आरोप न लगाए होते, सवाल न खड़े किए होते, तो आज इस तरीके के कहने की मौका नहीं मिलता इनको। बिल्कुल संजीव जी, और मैं बीजेपी के प्रवक्ता साथी जो हमारी बैठी हुई हैं, मैं उनकी जानकारी लिए भी बता दूं, जिससे आगे से वो इस प्रकार के खिलाफ ना करें। जब फर्स्ट स्टेज में कोरोना का ट्रायल चल रहा था, जिस समय कोई भी समझदार व्यक्ति फर्स्ट सिलेक्शन समीकरण के आधार पर कोई भी वैक्सीन लगाने को तैयार नहीं था। वैक्सीन की जो मापन प्रणाली है वो थर्ड स्टेज तक आने वाले रिजल्टों के आधार पर तय की जाती है। उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा था कि अभी जब तक पूरा तय तारीख, पूरा प्रशिक्षण वैक्सीन का नहीं हो जाता है, तब तक हम इस वैक्सीन को नहीं लगवाएंगे। अब दूसरी रही कि राजनीतिक प्रतिद्वंदताएं चाहे कितनी बनी रही हो, लेकिन जब कोई व्यक्ति अस्वस्थ होता है तो उसके प्रति ये भी कहा कि वैक्सीन आप वैक्सीन ले लीजिए, पर उन्होंने नहीं लिया है। और उसी का परिणाम है कि डिम्पल जी को पिता जो करेगा पति जो करेगा वो पत्नी को देखना पड़ेगा। कि आप देख करके आ रहे हैं, मानना चाहिए। जी आलोक जी, जी आलोक जी, कंचन जी, ये बिल्कुल गलत तरीका है। ये संजीव जी, मैं इनके समय पर एक पल एक शब्द मैंने नहीं बोला। मैं इनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि संबित पात्रा बनने की बिल्कुल प्रयास न करें। अगर आप कंचन जी आपके पास आएंगे, बनने की बीजेपी का हर एक प्रवक्ता प्रयास करता है और बनना, आपको भी बनना चाहिए, उनके जैसा सीखना चाहिए। आप मालूम है उनको वो कितने योग्य हैं, आपको भी उनके जैसा सीखना चाहिए। देखा जाइए उनको। आप चुप रहिए, आप कोरोना के बारे में अपनी बात पूरी करिए। आलोक आप व्यक्तिगत पर्सनल बात करिए, आप बात पूरी करिए। धन्यवाद उनके जैसा कंपेयरिंग करने के लिए। देखिए बड़ी जी, लोग अपनी बात पूरी करिए। जी, तो उस समय मना किया था कि इस प्रकार की जब तक प्रशिक्षण पूरे नहीं हो जाते हम कोरोना वैक्सीन नहीं लगाएंगे। हम लोगों की ये अब बात ये कर रही थी, अभी बीजेपी प्रवक्ता साथी कर रही थी, कोरोना काल में गंगा मैया में कितनी संजीव जी लाशें किस प्रकार से ऊपर से ढकी हुई थी, ये हमने आपने नहीं देखा है। हम आपने नहीं देखा 14 के आसपास टीन के शेड लगाए गए थे। तो ये जब ओमिक्रॉन उत्तर प्रदेश में पैर पसार रहा है, आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिलेश यादव है, उनकी पत्नी खुद कोरोना पॉजिटिव है, आपकी चुनावी रैलियों में लाखों की भीड़ आ रही है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है प्रदेश के प्रति? देखिए, हाँ, ये बात संजीव जी बहुत अच्छा, आपने दो प्रश्न बहुत अच्छे पूछे। एक तो कंचन जी से आपने डेट पूछना चाहिए थी कि चुनाव कब होंगे, क्योंकि बीजेपी के मालवीय जी हो या कोई भी हो, चुनाव आयोग से पहले इन लोगों को डेट मालूम हो जाती है। एक प्रश्न बड़ा अच्छा था। दूसरा प्रश्न आपने जो ये पूछा कि रैली में जो लोग आ रहे हैं वो स्वतः आंदोलन है, यहाँ पर किसी बस के द्वारा, सरकारी विज्ञापन के द्वारा, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा या जो सरकारी उपक्रम में लगे हुए लोग हैं उन्हें जबरदस्ती लाया नहीं जा रहा है। संजीव जी, इस बात को मुझसे ज्यादा आप बेहतरीन समझ रहे होंगे कि कहां पर लौटेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, 28 और 29 दिसंबर को निर्वाचन आयुक्त राजधानी लखनऊ में होंगे, चुनावी तारीखों के ऐलान पर चर्चा होगी, आचार संहिता प्रदेश में कब लगाई जाए इस पर चर्चा होगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश में ओमिक्रॉन पैर पसार रहा है,
डिम्पल यादव कोरोना पॉजिटिव हैं, अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और स्टार प्रचारक हैं, वो खुद आइसोलेशन में है। तो क्या कोरोना पर भी विचार नहीं होना चाहिए? नहीं संजीव जी, देखिए चिंता का विषय है, लेकिन हम पूर्व के का उदाहरण बताना चाहेंगे आपको। आपने देखा होगा जब कोरोना की पहली लहर आई थी, उसी दौरान जुलाई अगस्त में बिहार का चुनाव हुआ है। बहुत सारे लोग संक्रमित हुए हैं, चाहे वो चुनाव प्रचार की बात कर ले, चाहे वो आम जनमानस की बात कर ले। लेकिन ओमिक्रॉन जिस तरीके से लगातार देखिए लगभग 16 राज्यों में उसने दस्तक दे दी है, और बड़ी पार्टी के बड़े नेता है अखिलेश यादव जी विपक्ष के, और अगर ठीक है उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है, पर उनकी पत्नी या उनका परिवार अगर पॉजिटिव हुआ है। लेकिन देखिए होता क्या है ना, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चुनाव आयोग की बैठक तो इसलिए होनी है क्योंकि चुनाव 18 मार्च या 19 मार्च तक सरकार के शपथ ग्रहण हो गया था। तो अब फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी या 15 जनवरी तक सूचना की उम्मीद की जा सकती है। तो उसी क्रम में चुनाव आयोग अपनी तैयारियां कर रहा है। बड़ा राज्य है, 20-22 करोड़ की आबादी है। आपको गाजियाबाद से लेके गोरखपुर तो 4-5-6 चरणों में चुनाव होते हैं। तो चुनाव आयोग अपनी तैयारियां करेगा। लेकिन कोरोना एक अहम मायने रखता है। कारण ये है कि दूसरी लहर में उत्तर प्रदेश सहित देश के अन्य राज्यों ने भी बहुत नुकसान उठाया है। हम लोगों ने 15 अप्रैल से कम 20 मई 2021 नहीं भूलेंगे किन किन परिस्थितियों में ऑक्सीजन से लेके हॉस्पिटल से लेके बहुत सारी समस्याएं थी। तो इंतजार तो होगा। तो मनोज जी, हम दोबारा से उसी परिस्थिति में पहुंचना तो नहीं चाहते ना। आप कह रहे हैं कि एक तरफ से तारीखों का ऐलान होना है, एक तरफ से आप देख पा रहे हैं कि कितनी बड़ी बड़ी जनसभाएं हो रही है, रैलियां हो रही हैं, और लगातार जो ओमिक्रॉन के केस हैं वो भी बढ़ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश प्रशासन की ओर से क्या कोई तैयारी तो नजर नहीं आ रही? श्वेता जी, देखिए मैं बताना चाहूंगा आपको, दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार हो या अन्य मैं उत्तर प्रदेश की बात कर लूं, छोटी से छोटी जगह धारा 44 से लेकर के 50-100 लोगों के प्रोग्राम में और होटल रेस्टोरेंट अस्पताल में रहता है कि बिना मास्क लगाए आप एंट्री नहीं कर सकते। बिल्कुल। लेकिन अभी बनारस की रैली देख ले, मतलब जिसकी भी बात कर ले, ना कहीं कोई मास्क है ना सैनिटाइजर है। ये प्रॉब्लम तब आएगी जब बड़ी संख्या में लोग संक्रमित होंगे, फिर हम अस्पताल भागेंगे। आम आदमी भी इसमें सहयोग करने को आज की डेट में तैयार नहीं है। वो डर के, ये हम चूंकि भारत के लोग हैं, डर के आदी हैं। जब संख्या बढ़ेगी तब उसका हम प्रिकॉशन लेना शुरू करेंगे। लेकिन मुझे लगता है चुनाव आयोग एक सतत प्रक्रिया में, चूंकि चुनाव होना है और एक बार में कुछ निर्णय नहीं होने हैं, उसको तैयारी करके ही चुनाव आयोग डेट देगा। और मेडिकल के जो भी लोग हैं, बिल्कुल। कंचन द्विवेदी जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि आखिरकार सरकार क्यों नहीं कदम उठा रही है? ओमिक्रॉन के मामले जब बहुत ज्यादा यूपी में बढ़ जाएंगे, या जैसे हमने सेकंड फेज में हमने देखा कि किस तरह से कोरोना के मामले यूपी में बढ़ गए थे, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, जनसभाएं हो रही है, इस बात की मतलब कंपटीशन लगा हुआ है हर किसी पार्टी में कि हमने इतने लोगों को इकट्ठा किया, हमने इतनी भीड़ इकट्ठी कर ली। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा कि इतनी ज्यादा भीड़ होगी, उतनी ज्यादा कोरोना के मामले जो हैं वो बढ़ जाएंगे प्रदेश में? श्वेता जी, मुझे लगता है कि हम आप आज डिजिटली बैठ करके सब अलग अलग जगह है और डिबेट भी कर रहे हैं और एक बड़ा पक्ष भी रख रहे हैं। अगर ध्यान दे रहे हैं, अगर कोरोना से पूरी तरीके से बचाव की तहत ही हम लौटेंगे। लेकिन उससे पहले एक मनोज जी से एक सवाल। मनोज जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में प्रचार अभियान की कमान अपने हाथ में ली है, तो क्या आपको लगता है कि अखिलेश बनाम नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है? क्योंकि जिस तरीके से बनारस में कमेंट किया था अखिलेश यादव ने, बाद में माफी मांगनी पड़ी, तो जो मोदी जी की लोकप्रियता है खासतौर से पूरे देश और उत्तर प्रदेश में, उसको भुनाने की कोशिश अब भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है। संजीव जी, देखिए चूंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, सबसे बड़े लोकप्रिय नेता हैं, उनके लोकप्रियता में दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कोई कमी नहीं आई। मुझे लगता है कि चुनाव अगर अखिलेश वर्सेज मोदी होगा तो अखिलेश जी का नुकसान होगा, बल्कि स्थानीय नेतृत्व, प्रदेश के नेतृत्व के वर्सेज में चुनाव होगा तो चीजें ठीक रहेंगी। कारण ये है कि ये चुनाव दिल्ली और देश का नहीं है, ये चुनाव उत्तर प्रदेश का है। तो उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार है और जो प्रमुख नेता हैं, जो आज की डेट में हमारे प्रदेश के प्रमुख है, चाहे पक्ष में चाहे विपक्ष में, उनसे अगर कंपेयर करेंगे तो बेहतर होगा। लेकिन आपकी बात में बिल्कुल, चूंकि आप दरअसल लखनऊ की राजनीति में, लखनऊ की राज ब्यूरो के पत्रकारिता से आप भी लगातार जुड़े हो, आप भी इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि अगर अखिलेश वर्सेज मोदी होगा तो अखिलेश जी का नुकसान होगा, भाजपा को फायदा होगा।
लेकिन ऐसा लगता नहीं, क्योंकि चाहे वो ममता की बात कर लें, हम नीतीश कुमार की बात कर लें, हम अन्य राज्यों की बात कर लें, कोशिशें भले हों, लेकिन जनता को पता है कि चुनाव राज्य का है और यहाँ से राज्य से मुख्यमंत्री चुना जाएगा, चाहे वो अभी मौजूदा मुख्यमंत्री हमारे रिपीट हो, चाहे विपक्ष कोई चल के आए। जी तो आलोक जी क्या कहना चाहेंगे आप? कंचन जी के पास चलते हैं। कंचन जी, क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, महिलाओं से बात कर रहे हैं, किसानों से बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि चुनाव बहुत नजदीक है और इस तरीके की जो छूट है, इस तरीके की जो राहतें हैं, वो जनता को इफेक्ट करेंगी और भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करेगी जनता 2022 में? जी संजीव जी, नहीं, ऐसा नहीं है कि चुनाव के तहत ये इल्जाम तो जब भी चुनाव आता है तब लग जाता है, लेकिन हमारे काम तो आपके साथ ही लगाते हैं विपक्ष वाले लोग जी, ये तो आपके साथ ही लगाते हैं जो विपक्ष में बैठे हैं। यही मैं बोल रही हूँ कि ये तो नॉर्मल बात हो गई है कि जैसे ही चुनाव आएगा वैसे ही जो भी सरकार है, मैं अपनी ही बात नहीं करूंगी, जो भी सरकार है उस पर इल्जाम लगता है, तो मैं इस टाइम पे मैं कहूंगी कि हमारी सरकार है तो बेशक बात है कि इल्जाम लगना ही लगना है, लेकिन मैं फिर भी कहूँ ये देश को और उत्तर प्रदेश को याद दिला दूं कि जब से हमारी सरकार आई है, आदरणीय मोदी जी आए हुए हैं, तब से, जब से हमारे आदरणीय योगी जी आए हुए हैं, तब से उत्तर प्रदेश में कोई ना कोई ऐसा कार्य हो रहा है जो कभी रुका नहीं है। हर एक काम किसानों के लिए, चाहे फिर महिलाओं के लिए, चाहे फिर वो गरीबों के लिए, कोई ये काम करके नहीं बता दीजिए जिसका शिलान्यास आपने किया हो, बनाया जाता है, वहाँ पर 5 एक्सप्रेस बनाए जा रहे हैं, केवल 12 ही केवल। हेलो, क्या मेरी आवाज सही आ रही है? हाँ, 12 मेडिकल कॉलेज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल जी, जहाँ पर 12 ही मेडिकल कॉलेज थे, अस्पताल का कोई भी झंझट आप जिस तरह से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में पहले था, सभी मरीजों को कितना परेशान होना पड़ता था। अब मैं कह सकती हूँ इतने सारे हॉस्पिटल हो रहे हैं, 61 हॉस्पिटल, हर जिले में योगी जी ने ये सोचा था कि। कंचन जी, आपके पास इस तरीके का कोई डाटा है कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को कितना रोजगार मिला है? दूसरा, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जिस तरीके से योगी सरकार को विपक्ष लगातार घेर रहा है, चाहे प्रियंका गांधी हो, जी रोकना चाहूंगी आपको। आलोक जी कुछ कहना चाहते हैं। आलोक जी कुछ, ये वन साइडेड नहीं चलेगा। आलोक जी कुछ कहना चाहते हैं, बड़ी देर से कुछ कहना चाहते हैं। जी आलोक जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए मैडम, जो कंचन जी बोल रही, बड़ी अच्छी बात संजीव जी ने कहा है कि देखिए देश दुनिया इस चैनल को देखता है। जब भी बीजेपी प्रवक्ता साथी आया करे, डाटा जरूर लाया करे कि 12 मेडिकल कॉलेज कहाँ बने या नहीं बने। मैं आप कंचन जी पूछ लूंगा। दूसरी, कंचन जी, अभी आपको रोकना चाहूंगी बीच में, पहले आप जवाब देने दीजिए उनको। आपको भी मौका मिलेगा कंचन जी। कंचन जी, डिबेट ऐसे नहीं होती है, पहले सुनने का ध्यान रखिए। मैं आपको बहुत धैर्यपूर्वक सुनता हूँ। नहीं कंचन जी, वो बहुत देर से आपको सुन रहे हैं, मेरी बात सुनिए। कंचन जी, आप मेरी बात सुनिए पहले। हमारी सरकार में, चाहे एसपी की सरकार हो, चाहे बीएसपी की सरकार हो, आपको अगर इतनी बड़ी आप एक योजना बता दीजिए कंचन जी से। जी कंचन जी, जी कंचन जी का फेड डाउन कर दीजिए। हम सिर्फ सुनना चाहते हैं कि आलोक जी क्या जवाब देंगे उनके सवालों का। जी फेड डाउन कर दीजिए कंचन जी का। एक योजना कंचन जी मुझे बता दें जिसका शिलान्यास इन्होंने किया हो और फीता इन्होंने काटा हो, सिर्फ नाम बदलने वाले और हमारी सरकार के जो काम प्रारंभ किए गए थे उनके अलावा आपने नहीं किया। पहले सवाल का जवाब दीजिएगा आप मुझे। आलोक जी आप कहते हैं कि आपने काम शुरू किए गंगा एक्सप्रेसवे के, जो गंगा एक्सप्रेसवे अब बीजेपी ने शुरू किया है, उसका जो शिलान्यास हुआ है, उद्घाटन हुआ है, आपकी तरफ से क्या किया गया? आपकी सरकार ने क्या किया था इस तरह का? आप तो कहते हैं कि हमने काम किया और फीता उन्होंने काट दिया। आप अपनी भी तो बातें गिनवाइए ना, आपने क्या किया था अपने कार्यकाल में? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात कही जी। देखिए मैडम, हम लोग स्मार्टफोन बांटने वाले नहीं है, हम लोग टैबलेट बांटने वाले नहीं है, हम लोग युवाओं को आगे बढ़ने के लिए हमने लैपटॉप दिया। आप काम बताइए जी। हम काम बताए दे रहे हैं। सबसे बड़ा काम जो इस देश का था, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पूरा कंप्लीट करके दिया था। दूसरा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में 30% जमीन एक्वायर हम कर चुके थे और जो एम्स बन के तैयार हुआ है गोरखपुर में, उसकी नींव और एक्वायर पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। तो ऐसे किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी का आंकड़े लीजिए। किस चीज के आंकड़े दूं आपको बताइए?
ठीक है आप 2000 मध्यप्रदेश के पास मेडिकल कॉलेज दूसरों की बातें भी सुना चलिए करिए। ठीक है, आप दोनों को ही रोकना चाहेंगे जी? ठीक है, हमने दोनों की बात सुन ली जी। कंचन जी, आलोक जी, रोकना चाहूंगी मनोज जी दोनों दल अपने विकास की तमाम योजनाओं परियोजनाओं को गिना रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में मुकाबला सीधा समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में है, और इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है? क्योंकि आप छत्तीसगढ़ के चुनावों की बात करिए, बंगाल के चुनावों की बात करिए, राजस्थान के चुनावों की बात करिए, जहां जहां मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का सीधा विपक्षी दल से हुआ है वहां नुकसान हुआ है। संजीव जी, मुझे लगता है जिन राज्यों का आपने जिक्र किया उससे उत्तर प्रदेश की स्थिति बड़ी अलग रही और अलग होने में इसका रोल 32 साल पुराना 89 के बाद यहाँ सरकार रिपीट नहीं हुई, एक इतिहास ये है। मंडल कमंडल के बाद क्षेत्रीय राजनीति का उत्तर प्रदेश में दबदबा रहा। भले गठबंधन की सरकार में मायावती अक्सर भाजपा की वजह से मुख्यमंत्री बनती रही, लेकिन 2002 से 2007, 2007 से 2012 या 2012 से 2017 में पूर्ण बहुमत की सरकार आने के पीछे 2014 का जो बीजारोपण था, जिसमें केंद्र में भाजपा की सरकार बनी थी, किसी को अंदाजा नहीं था कि जहां 40, 45, 50 सीटें हैं वहां 300 के पार जाएंगे। अब 300 के पार ही नहीं जाएंगे बल्कि 80 में 73 सीटों का दोबारा समर्थन ये दिल्ली को करेंगे। तो संजीव जी, मैं फिर कहना चाहूंगा कि मुख्य विपक्षी के रूप में अखिलेश यादव हैं, समाजवादी पार्टी है। कारण ये है कि जनता को जितने भी इलेक्शन हुए, चाहे वो कारपोरेशन हुए हो, चाहे वो ग्राम पंचायत के चुनाव हुए, ग्राम प्रधानों के चुनाव हुए, और मायावती जी की जहां तक बात कर लें, देखिए मायावती जी अभी तक, क्योंकि कई तरीके का आरोप ये लोग महसूस करते हैं कि अगर कल को ऐसा हुआ, चुनाव देखिए बड़ा असमंजस के विषय होता, परिणाम का अनुमान हम आप लगा सकते हैं सरकार रिपीट करने में या होने में, नहीं होने में, लेकिन ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में अभी जो लड़ाई दिख रही है वो भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, यही मुख्य दो लोगों के बीच में दिख रही है। बाकी नंबर 2-3 पे बसपा और कांग्रेस भी हो सकती है, प्रयास सभी लोग कर रहे हैं जी। मनोज जी एक और सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, खास तौर से टिकट वितरण। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है एंटी इनकम्बेंसी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकती है, और इसकी एंटी इनकम्बेंसी का जो असर है वो भारतीय जनता पार्टी हो सकता है, जैसी चर्चाएं हैं कि 100 से ज्यादा टिकट काटे जा सकते हैं जो 2017 में चुनाव लड़े थे। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने भी एजेंसियों से सर्वे कराया है, तो कहीं ना कहीं टिकट जो वितरण है उसमें जो बाजी मार ले गया वो सरकार बना लेगा? संजीव जी, देखिए अभी हम लोग पूर्वानुमान पर ही बात कर सकते हैं, लेकिन अधिसूचना जारी होने के बाद, टिकट वितरण होने के बाद स्थितियां बहुत क्लियर होती हैं। लेकिन कारण है कि अगर हम गुजरात की तुलना कर लें, हम बिहार की तुलना कर लें, हम मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश हमेशा विभिन्न रहा है। लेकिन जब टिकट वितरण की बात आती है तो एक सामाजिक जातिगत ढांचा का, या पूर्वांचल, बुंदेलखंड या पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बहुत सारी चीजों पर विचार किया जाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 100 से ज्यादा टिकट कटने की संभावनाएं मौजूदा सरकार में दिख रही है। इसका लाभ हो सकता है। कारण क्या है कि जो चुन के विधायक आएंगे, नाराजगी विधायकों से होगी, जो नाराजगी विधायकों से है, और विधायक ही सरकार बनाते हैं, तो उस एंटी इनकम्बेंसी को बराबर करने के लिए कहा जा सकता है साहब इन्होंने काम ठीक नहीं किया, हमने इनको हटा दिया, इनकी जगह भी ये चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये अभी जल्दबाजी होगी इन पर चर्चा करना, इंतजार करना होगा चुनाव की डेट्स आने का और कैंडिडेट घोषित होने का। जी आलोक जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में लोकतंत्र देखने को मिलता था, मुलायम सिंह यादव अपने पैलर नेताओं को खड़ा करते थे, चाहे बेनी प्रसाद वर्मा हो, चाहे आजम खां हो, चाहे जनेश्वर मिश्र हो, अपने पैलेरर उन्होंने नेता पैदा किए, खड़े किए। अखिलेश यादव आज समाजवादी पार्टी के वन मैन शो बन गए हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो टिकट वितरण प्रणाली है समाजवादी पार्टी की वो बेहतरीन रहने वाली है, या फिर यहाँ चूक जाएगी समाजवादी पार्टी? किस तरीके की व्यवस्था है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत सर्वेक्षण करा दिए और जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। एक आपका मूल प्रश्न था कि लोकतंत्र हम उसे कहते हैं कि जहां पर लोगों को बहुत सारे अधिकार का विभाजन बहुत बेहतरीन तरीके जी। आलोक जी, समय बहुत ज्यादा नहीं है, मैं चाहूंगी कि शॉर्ट में जी जो भी कहें शॉर्ट में कीजिए। देख रहे, क्योंकि जन आकांक्षाओं के कुशल चितेरे आज पीड़ित नौजवान, पीड़ित किसान, पीड़ित व्यापारी
सिर्फ एक ही चेहरा उसको समझ में आ रहा है, अखिलेश जी के रूप में, जो उत्तर प्रदेश का उद्धार कर सकता है, उत्तर प्रदेश को विकास समाजवाद बना है? सकता है। क्या सपा में समाजवाद है? बिल्कुल है समाजवाद, और है ही क्या, जहाँ पीड़ित, वंचित, असहाय, कमजोर लोगों की मदद कर रही है, कमजोर लोगों के लिए सत्ता का संघर्ष किया जाए, चलिए। तो हम सत्ता प्राप्ति हमारा। ठीक है कंचन जी, आप भी अपना लास्ट कमेंट दे दीजिए। लास्ट कमेंट कंचन जी, लास्ट कमेंट। आयकर विभाग के द्वारा 68 करोड़ की संपत्तियां निकल रही हैं, अघोषित संपत्तियां निकल रही हैं। ये गरीब लोगों की सुविधा है। 5-5 साल में 2-2 साल में आपके नेता फॉर्च्यूनर में चल रहे हैं। गरीब लोगों का तो यही समाजवाद है आपका। समाजवाद जो है ना, वो गुंडागर्दी के तरीके से कल में एक डिबेट में बैठी हुई थी, कोई डॉक्टर जी आए थे, गुंडों की तरह बात कर रहे थे, आपको समझना है। और आपसे किस प्रकार जी कंचन जी, आलोक जी, मनोज मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। संजीव कपासिया जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से यूपी में सियासी माहौल जो है वो पूरी तरह से गर्मा गया है। हर पार्टी अपना अपना वोट बैंक साधने में लगी हुई है। लगभग 2 या 3 महीने बच गए हैं यूपी विधानसभा के लिए, और लगातार हम देख रहे हैं कि राजनीतिक समीकरण जो है वो यहाँ पर बदल रहे हैं। सियासी माहौल अपने पूरे उफान पर नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश लाइव में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए खबर फास्ट के साथ।